जैसा कि आपको नाम दिख रहा है प्रोटेक्शन सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्विच गियर पढ़े थे, तो स्विच गियर और प्रोटेक्शन सिस्टम में डिफरेंस क्या है और फिर प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। मान लिया जाए कि हम ढेर सारे स्विच गियर इक्विपमेंट को मिला करके एक प्रोटेक्शन सिस्टम बनाते हैं, तो इस प्रोटेक्शन सिस्टम से हम क्या उम्मीद करते हैं, यानी उसकी क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन सिस्टम को, यानी प्रोटेक्शन करने के लिए प्रॉपरली क्या क्या ज़रूरतें होंगी उस सिस्टम का, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन जोन। प्रोटेक्शन जोन क्या होता है और क्या क्या इसके लिए ज़रूरी होता है, किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है, इस बात को भी हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, कितने प्रकार के प्रोटेक्शन को हम लोग लगाते हैं किसी सिस्टम को या पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, कितने कैटेगरी में हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। प्रोटेक्शन सिस्टम कुछ नहीं है, बस अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? तो जितने सारे स्विच गियर इक्विपमेंट होते हैं। तो स्विच गियर इक्विपमेंट क्या होता है, हमने आपको बताया था कि स्विच गियर इक्विपमेंट उसको बोलते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं, उस इक्विपमेंट को बोलते हैं जो क्या प्रोवाइड करता है, स्विचिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। तो उन सभी स्पेशल इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्विच गियर इक्विपमेंट बोल रहे थे। लेकिन जब वही स्विच गियर इक्विपमेंट को हम मिला देते हैं, जैसे रिले और सर्किट ब्रेकर को हम मिलाते हैं, किस लिए? तो प्रोटेक्शन के लिए, ताकि मेरा जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, जनरेटर मोटर जो भी है, उसको वो प्रोटेक्ट करे। किससे प्रोटेक्ट करे? फॉल्ट से। फॉल्ट से क्या प्रॉब्लम होगा? तो फॉल्ट से होने वाले डैमेज को, फॉल्ट क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, सोर्सेस क्यों होते हैं, सोर्सेस क्या होता है और क्या होता है, कौन सा कारण होता है, सभी को हमने पहले ही बता दिया है। तो उसको पहले फॉल्ट को समझ लीजिए, देख लीजिए, पिछले वीडियो में बताया हुआ है। यानी प्रोटेक्शन सिस्टम एक अरेंजमेंट है उन सभी स्विच गियर इक्विपमेंट का जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तब इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन सिस्टम। अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड आखिर किससे करता है? तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉल्ट से होने वाले डैमेजेस से। यानी जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है, जो भी जिस प्रकार का भी फॉल्ट आए, उससे जो डैमेज होने वाला था उस सिस्टम में, पावर सिस्टम में, उसको ये क्या करता है, डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है? तो सिस्टम को आइसोलेट कर देता है, जहां पे फॉल्ट हुआ उस फॉल्ट वाले सेक्शन को अलग कर देता है। तो ये उसका काम हो गया। तब इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन सिस्टम बोलेंगे। ये तो हुआ प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। अब प्रोटेक्शन सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरी क्या है। हम जब प्रोटेक्शन सिस्टम को अरेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम उससे क्या उम्मीद करते हैं। तो फिर से एक बात नोट कीजिएगा, चूंकि ये अरेंजमेंट है किसका, स्विच गियर का, तो एक्चुअल में काम यहां पे भी स्विच गियर ही करेंगे, लेकिन ये पूरे कंबाइंड सिस्टम को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम बोल दे रहे हैं। तो इसका भी कुछ रिक्वायरमेंट उसी के जैसा होगा। जैसे हम इस प्रोटेक्शन सिस्टम पे भरोसा कर सकते हैं, यानी प्रोटेक्शन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल जिस पर्पस के लिए लगाया हुआ है वो अपना काम करे। यानी हमने प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है प्रोटेक्शन सिस्टम को, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, यानी भरोसेमंद हो। हम आप पे भरोसा करके काम के लिए लगाएं, आपने काम ही नहीं किया, तो क्या आप भरोसेमंद हुए? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है इसका, वो क्या होता है, रिलायबिलिटी। यानी प्रोटेक्शन सिस्टम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन सिस्टम रिलायबल होना चाहिए। दूसरा, क्विक ऑपरेशन। आगे हम डिटेल में इस बात को चर्चा करेंगे कि क्या क्या वजह है, बस शॉर्टकट में समझ रहे। पहला क्या रिक्वायरमेंट है, रिलायबिलिटी। फिर होता है सेलेक्टिविटी, क्विक ऑपरेशन
कोस्ट, ये सब होता है। तो हम एक एक करके इन सभी रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, क्या क्या उससे हम उम्मीद करते हैं या उसकी क्या क्या जरूरत होनी चाहिए। सबसे पहला आता है रिलायबिलिटी, यानी वो भरोसेमंद हो। यानी हम अगर प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए लगा रहे हैं तो वो प्रोटेक्शन करे, ये नहीं कि जब फॉल्ट आए और उस टाइम फेल हो जाए। ये बताइए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं उस प्रोटेक्शन सिस्टम से? बिल्कुल नहीं। हम लोग उस प्रोटेक्शन सिस्टम से पहला ये उम्मीद करते हैं, उसकी ये जरूरत है कि वो क्या करे, प्रोटेक्शन करे। किसको? किसको? इक्विपमेंट को, पावर सिस्टम को। किससे? फॉल्ट से। और ये हम लोग करेंगे कैसे, यानी उसको रिलायबल कैसे बनाएंगे? तो रिलायबल हम लोग कैसे बनाएंगे? जो प्रोटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं वो प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, यानी सिंपल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। ये नहीं कि हम ऐसा बनाएं कि एक बार खराब हो तो दोबारा बनाने में ही ये खराब हो जाए, मतलब बने ही नहीं, ये भी नहीं होगा। और क्या क्या हो सकता है, यानी इस प्रकार से बनाए कि ये रोबस्ट हो। रोबस्ट कहने का मतलब कि ये प्रॉपरली वर्क करे, कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो, रोबस्ट स्ट्रांग हो, मतलब यानी उसको हम लोग बनाए तो वो काम करे। यानी सिंपल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। अगर उसको हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, बाय द वे सभी के सभी इक्विपमेंट है तो मेंटेनेंस जरूरी होता है, तो मेंटेनेंस करते समय खराब ना हो, यानी आसानी से मेंटेनेंस हो जाए। तो ये सभी चीजें अगर उस प्रोटेक्शन सिस्टम में हम अगर रखते हैं तो बिल्कुल वो प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होगा, रिलायबल होगा। कोई भी आदमी भरोसेमंद क्यों नहीं होता है, उसके लिमिट से बाहर हो गया, नहीं करेगा काम वो। सेम काम यहां पे है, आपने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया कि इसको ऑपरेट होने में ही टाइम लग गया, तो फेल ही ना कर जाएगा प्रोटेक्ट करने के टाइम में, तो रिलायबल नहीं होगा। यानी रिलायबल होने के लिए उसको कंस्ट्रक्शन रोबस्ट होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में सिंपल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस अगर हम उसको कर रहे हैं तो आसानी से मेंटेनेंस कर जाए। तो और भी जो फैक्टर होने चाहिए वो इसको रिलायबल बनाता है। तो सबसे पहला टर्म क्या हुआ कि जो प्रोटेक्शन सिस्टम हो वो क्या हो, रिलायबल हो। दूसरा सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेलेक्टिविटी कहने का मतलब कि मान लीजिए ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है और फॉल्ट हुआ है मान लीजिए इस पॉइंट पे। अब जरूरी नहीं है कि ये ट्रांसमिशन लाइन है तो यहां से इधर लोड गए हुए होंगे, हो सकता है यहां से इधर लोड गया हुआ होगा, इधर से यहां लोड गया हुआ होगा, इस तरीके से बहुत सारे जगहों पे लोड गया हुआ होगा। समझिए जरा बात को। तो फॉल्ट अगर इस पॉइंट पे आता है तो प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या काम है? प्रोटेक्शन सिस्टम का काम है कि इस फॉल्ट वाले सेक्शन को क्या करे, वो अलग करे। यही ना हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि जहां से फॉल्ट आ रहा है उस फॉल्ट वाले सेक्शन को अलग कर दे। अब ऐसा अगर हम करते हैं कि फॉल्ट आया और पूरा का पूरा सिस्टम को ये क्या कर दे, बंद कर दे, बताइए ये बेहतर होगा मेरे लिए? यानी ये उस चीज को क्या करे, सेलेक्ट कर सके कि फॉल्ट कहां पे आया है। यानी उस प्रोटेक्शन सिस्टम में ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए कि वो फॉल्ट को सेलेक्ट करे कि हाँ फॉल्ट कहां पे आया है और तब उसको आइसोलेट करे। ये नहीं कि फॉल्ट यहां पे आया और बंद इस सिस्टम को कर दे, बढ़िया होगा, बिल्कुल नहीं। यानी फॉल्ट यहां पे आया, इसको बंद कर दे, इधर यहां से पूरा बंद कर दे, ये बेहतर नहीं होगा। तो यही बताया जा रहा है कि उसके पास सेलेक्टिविटी होना चाहिए, वो फॉल्ट को सेलेक्ट कर सके कि किस पार्ट में, किस सेक्शन में फॉल्ट हुआ है और फिर उसको आइसोलेट करे। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा है क्विक ऑपरेशन, यानी जितना जल्दी हो सके वो ऑपरेट कर सके। मान लिए कि फॉल्ट यहां पे आया, फॉल्ट यहां पे आया, अब जरा बताइए 1 सेकेंड तक फॉल्ट रहा, हो सकता है 1 सेकेंड में कितने सारे इक्विपमेंट को वो बर्बाद कर दे। लेकिन ऐसा कोई हम अरेंजमेंट लगाएं कि 1 सेकेंड से पहले ही फॉल्ट वाले सेक्शन को क्या कर देता, वो आइसोलेट कर देता, मतलब अलग कर देता, तो मेरा इक्विपमेंट बच जाता कि नहीं बच जाता? बिल्कुल बच जाता। तो यही बता रहा है कि जो प्रोटेक्शन सिस्टम होगा वो कैसा होना चाहिए, क्विक ऑपरेशन होना चाहिए, यानी वो जल्दी से ऑपरेट कर जाए और फॉल्ट सेक्शन को क्या कर दे, अलग कर दे। ये तीसरा कंडीशन हुआ। चौथा है सेंसिटिविटी।
सेंसिटिविटी कहने का मतलब होता है कि वो सेंस कर सके कि फॉल्ट किसको बोल रहे हैं और नॉर्मल सिचुएशन किसको बोल रहे हैं। मान लिया जाए इसमें करंट का अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जैसे ही 11 एम्पियर हो तो ये फॉल्ट वाला कंडीशन में आ जाए। तो ये वो सेंस करे कि हाँ 10 से जैसे ही हमने 11 बढ़ा, वो सेंस करे कि कब फॉल्ट है, कौन सा वैल्यू फॉल्ट की कैटेगरी में है और कौन सा फॉल्ट कैटेगरी में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। यानी सेंसिटिविटी होता है कि वह मिनिमम वैल्यू फॉल्ट का वह मिनिमम वैल्यू जिसको वो सेंस कर सके, तो उसके पास सेंसिंग कैपेसिटी होना चाहिए। हम लोग जैसे किसी को सेंस करते हैं, चूटी काट दी तो कोई आदमी सेंस कर लेता है हाँ उसको कोई चूटी काट रहा है, वो सेंस कर लिया, वो सेंसिटिव है किसके प्रति, उस डिस्टर्बेंस के प्रति। लेकिन किसी को चाकू भोग दीजिए तब भी वो सेंसिटिव नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है, बताइए वो सेंसिटिव कहलाएगा? वो कुछ उस पर रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। यही बात यहां पे भी है। 10 एम्पियर जा रहा था, अब 11 एम्पियर जाने लगा, यानी एक जो इसमें चेंजेज हुआ 10 से 11, इस एक को भी अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट यहां पे लगा होता प्रोटेक्शन सिस्टम कि वो जो एक चेंज हो रहा है उस एक को भी वो क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले, तो वो ना बेहतर होगा। यानी 10 से 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, तो बताइए जरा कि 13 होता तभी फॉल्ट कहलाता, 11 होता तभी फॉल्ट कहलाता। लेकिन बताइए फॉल्ट कौन सा हुआ? 10 से जितने सारे बढ़े वो सारे के सारे फॉल्ट है। खतरनाक कौन सा होगा? 13 वाला। तो यही बात बता रहा है कि वो इतना सेंसिटिव हो कि उस फॉल्ट को क्या कर सके, मिनिमम से मिनिमम फॉल्ट वाले वैल्यू को क्या कर सके, सेंस कर सके, तब वो मेरे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ये था उसका सेंसिटिव वाला। और इसके बाद लास्ट आता है कॉस्ट। कॉस्ट भी प्रोटेक्शन सिस्टम का एक मेजर कंसिडरेशन है, मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कि 50,000 का अगर हम सिस्टम बना रहे हैं, पावर सिस्टम है, सपोज करते हैं 50,000 का, और आप 1 लाख रुपया उसको प्रोटेक्शन करने में लगा दिए। बताइए ऐसा किस काम का, किस काम का? कोई फायदा का होगा? जितना जिस चीज को हमको प्रोटेक्ट करना है उससे ज्यादा आप प्रोटेक्ट करने वाले में ही लगा दिए, ये खराब बात है ना। तो यही बोला जाता है कि जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है इसका जो कॉस्ट होना चाहिए वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50,000 का आपका पावर सिस्टम है तो उसका प्रोटेक्शन सिस्टम जो बना रहे हैं उसमें कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, इसका 5% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, इतना। यानी 2500 रुपये आपको उसमें किस पे खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए। 50,000 के सिस्टम को आप प्रोटेक्ट करने के लिए कितना रुपया खर्च कर सकते हैं, 2500 रुपया, तब आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो ये हुआ था रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। अगला जो टर्म था वो था प्रोटेक्शन जोन। प्रोटेक्शन जोन क्या होता है तो जरा समझिए। प्रोटेक्शन जोन कुछ नहीं है, बस जो पावर सिस्टम है, जो पावर सिस्टम है, इस पावर सिस्टम को हम लोग डिफरेंट पार्ट में बांट देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंट पार्ट में। जैसे ये पूरा का पूरा अगर पावर सिस्टम है तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। ऐसा क्यों करते हैं? हमने क्या किया, प्रोटेक्ट करने के लिए पावर सिस्टम को डिफरेंट सेक्शन में बांट देते हैं, डिफरेंट भाग में बांट देते हैं। उस भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन जोन बोलते हैं। ऐसा करते क्यों है? तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब प्रोटेक्टिंग डिवाइस जो है, प्रोटेक्टिंग सिस्टम है, वो प्रोटेक्ट कर सके और जिस सेक्शन में फॉल्ट हुआ है, जिस प्रोटेक्शन जोन में फॉल्ट हुआ है, उसी प्रोटेक्शन जोन को वो स्पेशली क्या कर सके, आइसोलेट कर सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा, बाय द वे मान लिया जाए कि इस वाले सेक्शन में अगर फॉल्ट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इसी वाले सेक्शन को वो क्या कर सके, आइसोलेट कर सके। तो प्रोटेक्शन जोन क्या है, तो पावर सिस्टम के पावर को, यानी पावर सिस्टम को हम लोग डिफरेंट सेक्शन में बांट देते हैं ताकि वो फॉल्ट को स्पेशली उस वाले सेक्शन को, फॉल्ट को अलग करे जिसमें फॉल्ट हुआ है। तो इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन जोन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट ऑफ पावर प्रोटेक्शन सिस्टम, उसके बाद प्रोटेक्शन जोन, और उसके बाद जो टर्म था वो था टाइप ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। कितने प्रकार के प्रोटेक्शन सिस्टम के
टाइप होते हैं, इस बात को भी हम लोग देखते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि जो प्रोटेक्शन सिस्टम हमने लगाया है वो प्रॉपरली वर्क करे, वो रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, यानी जब फॉल्ट आए तो उस फॉल्ट से हमको प्रोटेक्ट करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्शन सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, यानी 3 प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पहला जो होता है मेन और प्राइमरी प्रोटेक्शन सिस्टम, दूसरा होता है बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम, और तीसरा जो होता है वो ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसा कि आपको नाम दिख रहा है प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी मान लिया जाए ये क्या है, एक लाइन है, यानी ट्रांसमिशन लाइन है। तो ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया होगा? सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रिले लगा हुआ होगा, रिले होगा और यहाँ पे सर्किट ब्रेकर होगा, रिले होगा, नेमिंग कर देते हैं, इस प्रकार से कोई सिस्टम है। प्रोटेक्शन सिस्टम करने के लिए हमने प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया है। अब टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम में जो पहला है वो प्राइमरी प्रोटेक्शन सिस्टम है। वो क्या होता है? तो बाय द वे यहां पे क्या आया? फॉल्ट आया। क्या आया? फॉल्ट। जरा समझिए, तो यहां पे अगर फॉल्ट आया तो कायदे से इस सिस्टम को यहां पे जो प्रोटेक्शन करने के लिए लगाया हुआ है, ये रिले सेंस करेगा कि हाँ यहां पे फॉल्ट आया है, और ये सर्किट ब्रेकर क्या हो जाता? ब्रेक हो जाता। तो जो सबसे पहले, यानी जब फॉल्ट आता है तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट होता है, वर्क करता है, उस प्रोटेक्शन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं या मेन प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। यानी यहां पे फॉल्ट आया और ये सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो गया, जिस भी अरेंजमेंट की वजह से हुआ। तो जो सबसे पहले प्रोटेक्शन सिस्टम जो ऑपरेट होता है, उस प्रोटेक्शन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटेक्शन सिस्टम या मेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है? जरा समझिए बात को। नाम से ही यहां आपको क्या पता चल रहा है? बैकअप, यानी वैसा प्रोटेक्शन सिस्टम जब मेन या प्राइमरी वाला फेल कर जाए। क्या होता, जरा सपोज कीजिए यहां पे फॉल्ट आया इस एफ पॉइंट पे, और कायदे से इस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होना चाहिए था, रिले सेंस किया, लेकिन कोई ऐसे वजह हुए जिनकी वजह से ये वाला सर्किट ब्रेकर काम नहीं किया। तो बताइए क्या होगा? ये फॉल्ट इसके आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा। यानी जो सबसे पहले इनिशियल फॉल्ट के सबसे पहले जो प्रोटेक्शन सिस्टम था वो अगर फेल कर गया तो सारे डिवाइसेस को क्या करेगा? खराब करेगा। तो इस चीज से बचने के लिए एक और अरेंजमेंट लगाया हुआ होता है। क्या लगाया हुआ होता है? एक और अरेंजमेंट लगाया हुआ होता है। किसका? प्रोटेक्शन सिस्टम का ही। तब उस प्रोटेक्शन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। जरा समझिए, यहां पे फॉल्ट आया, यहां पे फॉल्ट आया, ये वाला काम करना बंद कर दिया। यानी इनिशियल केस में ये वाला क्या था? मेन प्रोटेक्शन सिस्टम था, लेकिन ये काम नहीं किया। तब काम कौन करेगा? अब ये वाला रिले सेंस करेगा और इस वाले को क्या कर देगा? वो इस वाले को वो क्या कर देगा? ट्रिप करवा देगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला क्या कहलाएगा? बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम। बात समझ में आया? यानी मेन प्रोटेक्शन सिस्टम और बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम दोनों प्रोटेक्ट ही करने का काम करते हैं, लेकिन मेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी मेन है, यानी जब भी फॉल्ट आएगा तो वही काम करेगा। लेकिन अगर मेन काम नहीं करता है तब काम कौन करेगा? तब बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम काम करेगा। यानी ये भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन सिस्टम ही है। मेन प्रोटेक्शन सिस्टम का डिफरेंट फॉर्म है। ये क्या है? दूसरा प्रकार है। कौन वाला? बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम। एक बात और, जब बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट होता है तो जो इसका प्रोटेक्शन जोन होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी वो ये जो सर्किट को ब्रेक करता है, यानी जितने सेक्शन को ब्रेक करता है वो सेक्शन का जो एरिया होता है, रीजन होता है, वो बढ़ जाता है। देखिए तो फॉल्ट ये वाला में आया था,
कायदे से इतना को आइसोलेट होना चाहिए था, लेकिन कब? जब प्राइमरी प्रोटेक्शन सिस्टम वर्क करता तब। लेकिन जब सेकेंडरी वर्क किया तो देखिए, तो ये वाला पूरा सेक्शन को भी क्या कर दे रहा है? आइसोलेट कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है? तो यही बात ध्यान में रखा जाता है कि जब बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम काम करता है तो जितना एरिया या जितना रीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जितना रीजन को आइसोलेट करना चाहिए था, उससे ज़्यादा रीजन क्या हो जाता है? इसमें आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये था बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम। ये तैयार करते समय ध्यान रखा जाता है कि बाय द वे यही वाला, अब जरूरी नहीं है कि ये वाला यहीं पे ऑपरेट कर समझ जरा बात को। हमने यहाँ रिले लगाया था, ये पहले मान लिया जाए कि करंट पे डिपेंडेंट था। किस पे डिपेंडेंट था? करंट पे डिपेंडेंट था कि हाँ इस सर्किट में यहाँ पे करंट का वैल्यू ज्यादा हो गया, जो रिले लगा हुआ है उसको रिले सेंस कर लिया और सर्किट ब्रेकर को क्या कर दिया? सेंड कर दिया कि हाँ आप क्या हो जाइए? ब्रेक हो जाइए, करंट को सेंस करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और भी यहां पे रिले लगे हुए होंगे जो क्या सेंस करता? इंपेडेंस की वैल्यू को सेंस करता। क्या करता? इंपेडेंस के वैल्यू को सेंस करता। तो अगर इंपेडेंस के वैल्यू को सेंस करता और वो वाला सिग्नल देता इस वाले सर्किट ब्रेकर को, या यहां पे और भी सर्किट ब्रेकर लगे होंगे उस वाले को, तो पहला जो मेनली काम था, मेन जो कंसिडरेशन था जिस पे काम करना चाहिए था, वो वाला फेल हो गया। तो दूसरा जो कंसिडरेशन हुआ, जैसे हमने पहला अभी एजम्पशन किया कि पहला कंसिडरेशन क्या था? करंट था, दूसरा क्या था? इंपेडेंस था। तो अगर इस वाला पे ये ब्रेक करता है तो ये वाला भी क्या कहलाएगा? बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि यहां वाला ना काम करे और यहां वाला काम करे तभी इसको बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम बोलेंगे। बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम मतलब मेन अगर काम नहीं किया और उसके बाद वाला जो काम करता है, चाहे अरेंजमेंट वहीं क्यों ना हो, तब भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। ये हुआ मेन और बैकअप। इसके बाद आता है ऑक्सिलरी। अब ध्यान रखिएगा, बैकअप प्रोटेक्शन भी किसको प्रोटेक्ट करता है? मेन पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो किसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है? तो वो मेन प्रोटेक्शन सिस्टम के कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जरा समझिए, मान लिया जाए कि मेन प्रोटेक्शन सिस्टम था, यहां पे क्या लगा हुआ था? रिले, और यहां पे क्या लगा हुआ था? सर्किट ब्रेकर। तो रिले, ऐसा कुछ कंडीशन होता कि रिले ही काम नहीं करता, समझ रहे बात को? रिले ही काम नहीं करता, तो इस रिले को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, रिले ही बर्बाद ना हो जाए, सर्किट ब्रेकर ही ना बर्बाद हो जाए, इन सभी को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे उस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन सिस्टम। जरा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन होगा। मेन प्रोटेक्शन सिस्टम और बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम दोनों किसको बचा रहे थे? मेन लाइन को बचा रहे थे। लेकिन ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन सिस्टम किसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है? तो ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है मेन प्रोटेक्शन सिस्टम को, समझ रहे? तो मेन प्रोटेक्शन सिस्टम के जो भी कंपोनेंट होंगे, इस कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम आएगा उस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन सिस्टम बोलेंगे। तो ये हुआ प्रोटेक्शन सिस्टम, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, और क्या था? और था प्रोटेक्शन जोन। हमने प्रोटेक्शन सिस्टम एक एक करके बताया आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।